Hi students, welcome back to my channel, in fact your YouTube channel English Pandit. As you have known, we have already covered 210 idiom phrases. In this video lecture, we are going to learn 30 new idiom phrases. I hope you all have watched the previous sessions and I urge you all to watch this session till the end to get maximum benefits. So without any delay, let's start today's session. आज के लेक्चर में हमारा पहला इडियम फ्रेजेस क्या है देख लीजिए। होल्ड वंस टोंग। क्या है होल्ड वंस टोंग? दैट मीन्स आपको अपने टोंग को पकड़ के रखना चाहिए। दैट मीन्स साइलेंट रहना चाहिए, रिमेन साइलेंट। यानी कि आप जो बातचीत करते हो या फिर आप जो कन्वर्स करते हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना टोंग को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप अपने टोंग को साइलेंटली या फिर होल्ड करते हो, दैट मीन्स यू आर रिमेनिंग साइलेंट। वी कैन से दैट। इसका मतलब क्या है, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, यानी कि चुप रहना पड़ेगा। दैट मीन्स होल्ड वंस टोंग मीन्स रिमेन साइलेंट या फिर चुप रहने को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, होल्ड योर टोंग। दैट मीन्स ये आदमी क्या कर रहा है या फिर ये कार्टून क्या करे, अपने टोंग को पकड़ के रखा है। दैट मीन्स ये साइलेंट रहना चाहता है, क्योंकि इसको डर है अगर इसके मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया, उसको इसके लिए खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। इसलिए ये क्या करे, अपने टोंग को पकड़ के रखा है। दैट मीन्स साइलेंट रह रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्वेप्ट अंडर द रॉक। क्या है ये, सेकंड नंबर इडियम है, स्वेप्ट अंडर द रॉक। दैट मीन्स कंसील फ्रॉम अदर्स। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे से किसी चीज़ को छुपाना। कंसील का मतलब क्या है, छिपाना, यानी कि छिपा के रखना। तो फिर स्वेप्ट अंडर द रॉक दैट मीन्स कंसील फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, ये आदमी क्या कर रहा है, दिस मैन इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग। दिस मैन इज ट्राइंग टू व्हाट, हाइड समथिंग या फिर कंसील समथिंग फ्रॉम दिस वुमन। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा सामान, ये कुछ क्लेम पेपर्स या ऐसा कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है या फिर करेंसी हो सकता है, कुछ भी। ये क्या कर रहा है, ये जो इसको रग्स बोलते हैं, इसके अंदर इसको ये छुपा रहा है। दैट मीन्स स्वेप्ट अंडर द रॉक का सम्मप अगर हम लोग उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, कंसील फ्रॉम अदर्स, यानी कि आप किसी से छुपा रहे हो या फिर दूसरे से किसी चीज़ को छुपाने को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेप्ट अंडर द रॉक। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, विथ ए फाइन टूथ कम। क्या है, विथ ए फाइन टूथ कम? दैट मीन्स केयरफुली कुछ काम करना या फिर सावधानी से। आप अपने टूथ को कम कर गए हो या फिर क्या करो, आप ब्रश कर लो, ऐसा मान सकते हो। इसे इजी वे में याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। आप लोग जब अपना ब्रश में टूथ ब्रश करते हो तो फिर क्या करते हो, केयरफुली करते हो, नहीं तो क्या होगा, वो अगर ब्रश जाके आपके कहीं दूसरी जगह पे लगेगा तो मतलब आपको दर्द दे सकता है। इसलिए आप क्या करते हो, केयरफुली या फिर क्या करते हो, सावधानी से ब्रशिंग करते हो। इसी से हम लोग इसे रिलेट करके देखेंगे। विथ ए फाइन टूथ कम मीन दैट मीन्स केयरफुली आपको काम करना है या फिर सावधानी बरत के आपको काम करना है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये दोनों आदमी इस आदमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ पेपर्स में साइन करने के लिए। क्या कर रहे हैं, ये दोनों आदमी मिलके, पर्सन ए और पर्सन बी मिलके पर्सन सी को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इस पेपर में साइन करवा दे। मगर ये आदमी क्या कर रहा है, उसको केयरफुली पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, केयरफुली पढ़ रहा है या फिर विथ अ फाइन टूथ कम, ये क्या कर रहा है, गो थ्रू हो रहा है वो उस पेपर से। उससे पढ़ने के बाद ये क्या करेगा, केयरफुली साइन करेगा। यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है, विथ अ फाइन टूथ कम, मतलब जो काम कर रहा है या फिर पेपर पढ़ रहा है या फिर जो साइन करने वाला है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्या है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि दूसरे ट्री पे, आपको जिस ट्री पे भोगना चाहिए था आप क्या कर रहे हो, दूसरे ट्री के पास भोग रहे हो। हम लोग ऐसा मान सकते हैं। देख लीजिए, यानी कि टेक ए रॉन्ग अप्रोच, यानी कि आप गलत अप्रोच ले रहे हो। यानी कि आपको जिस अप्रोच या जिस तरफ पे जाना चाहिए था, आप उस तरफ से ना जाते हुए भी आप दूसरे तरफ जाते हो या फिर मिसडायरेक्ट वंस एफर्ट। यानी कि आप क्या करो, जिस डायरेक्शन में आपको अपना एफर्ट डालना था, आप लोग क्या करो, दूसरे डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, यानी कि गलत कर रहे हो। दैट मीन्स क्या होगा, गलत दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि गलत दिशा में आप जा रहे हो। देख लीजिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक दिस इज ए कैट एंड दिस इज ए डॉग। ये क्या कर रहा है, देख लीजिए ये डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। यहाँ पे दोनों पेड़ है या फिर दोनों ट्री है, यहाँ पर कैट बैठी हुई है या फिर बैठा हुआ है, जो भी हो सकता है।
इस डॉग को यहाँ पे भोंकना चाहिए था, ये क्या करे दूसरे जगह पे भोंक रहा है, यानी कि क्या करे बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि ये रॉन्ग अप्रोच ले रहा है या मिसडायरेक्ट, अपने एफर्ट को मिसडायरेक्ट कर रहा है। अगर इसे ये डराना चाहता है तो इस पेड़ के नीचे आके इसे डराना चाहिए था, मगर ये क्या करे दूसरे पेड़ की तरफ जाके भोंक रहा है, तो इसको कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। इस कैट को कुछ इस कैट के ऊपर उसका कोई बार्किंग का कोई इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग यही जो अप्रोच लिया है, ये डॉग ने जो अप्रोच लिया है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, दैट मीन्स द डॉग हैज टेकन ए रॉन्ग अप्रोच या फिर मिसडायरेक्ट इट्स एफर्ट, यानी कि डॉग क्या कर रहा है अपने डायरेक्शन या फिर अपने जो एफर्ट मार रहा है वो रॉन्ग की तरफ मार रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्टेव ऑफ। क्या है स्टेव ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्रेजाइल फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेव ऑफ का मतलब क्या है, डिले करना या फिर रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब क्या, दूर रहना। स्टेव ऑफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, दूर रहना या रिफ्रेन रहना, और डिले भी हम लोग बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में यूज किया गया है। ठीक है, स्टेव ऑफ क्या है, देरी या विरोध करना, देरी या विरोध करना या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना। आप लोग देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप 4 एक्सरसाइज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टेव ऑफ फ्रॉम वेट गेन, यानी कि वेट गेन जो आपका हो रहा है, अगर आप लोग इस 4 एक्सरसाइज करते हो, इस 4 वेराइटी का जो एक्सरसाइज दिया गया है पिक्चर, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो क्या होगा, आपका जो वेट गेन नहीं होगा, या फिर वेट गेन से रेजिस्ट कर पाओगे, या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे, या फिर वेट गेन को विरोध करोगे, या फिर आपका वेट गेन इतना स्पीड नहीं होगा, आपका वेट जो बैलेंस होकर रहेगा। तो फिर हम लोग क्या मान सकते हैं, अगर हम लोग सम अप करने की कोशिश करेंगे, स्टेप अप का मतलब क्या है, डिले करना या फिर रेजिस्ट करना या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, गो ओवर लाइक ए लीड बैलून। क्या है, गो ओवर लाइक ए लीड बैलून, दैट मीन्स फेल टू अराउज सपोर्ट, यानी कि आपको दूसरों से सपोर्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप कंप्लीटली फेल हो रहे हो, यानी कि फेल्ड कंप्लीट, या बी कंसिडर्ड टू ए फ्लॉप बाय द पब्लिक, यानी कि आपको पब्लिक से फ्लॉप जैसा व्यू मिल रहा है, आप फ्लॉप हो रहे हो, यानी कि आप इम्फेक्टिव नहीं रह रहे हो, यानी कि किसी वीर कृत्य, आप इसे इग्नोर कीजिए, इस हिंदी को इग्नोर कर लीजिए, सिर्फ इंग्लिश देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से अगर देखेंगे, यहाँ पर कौन बैठे हैं, यहाँ पर अन्ना हजारे, मिस्टर अन्ना हजारे बैठे हैं। ये जो पहले जो ये सत्याग्रह किए थे या फिर जो फास्टिंग मूवमेंट किए थे, इनका इम्पैक्ट गिरा था, इनके वजह से जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट चली गई थी, आप लोगों को सबको पता होगा। मगर ये जो दूसरी बार जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, इनका कुछ इम्पैक्टिव नहीं करा, इनका जो अपील था वो इतना सपोर्ट लोगों से नहीं मिला, या फिर ये पब्लिक के द्वारा एक फ्लॉप माना गया है, इसीलिए इनको क्या करना पड़ा, इनको अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा। तो हम लोग ये जो सेकेंड टाइम जो हंगर स्ट्राइक किए थे, हम लोग इनको इससे रिलेट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गो ओवर लाइक ए लीड बैलून, यानी कि इनका जो सेकेंड टाइम जो हंगर स्ट्राइक था वो लोगों से क्या ही नहीं हुआ, लोगों से उतना सपोर्ट नहीं मिला, या फिर ये कंसिडरली फेल्ड हो गया, या फिर ये पूरा फेल्ड हो गया, या फिर ये फ्लॉप माना गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को फिर से समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए, मैं अगले सेशन में इसको दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, डॉग ईट डॉग। क्या है, डॉग ईट डॉग, यानी कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खाता है। तो फिर क्या होगा, रूथलेस कंपटीशन होगा, यानी कि बहुत सारा कंपटीशन होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है आज के ज़माने पे एसएससी पे जो कंपटीशन चल रहा है, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, या फिर डॉग ईट डॉग जैसा कंपटीशन चल रहा है। बच्चे बहुत मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि लोगों में बहुत से अवेयरनेस आ गई है ऑनलाइन एजुकेशन आने से, यानी कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यानी कि निर्मम प्रतियोगिता हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से, डॉग ईट डॉग मीन्स रूथलेस कॉम्पिटिटिव या फास्ट पेस्ड क्या होगा, कंपटीशन होगा। ये दोनों में क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपटीशन हो रहा है। जैसे कि ये सपोज मान लीजिए ये एक मालिक का घर है, ये लोग रहना चाहते हैं, एक ही प्लेस है इन लोगों को रहने के लिए, इन लोगों के बीच क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के बीच कंपटीशन हो रहा है। जो अच्छा सुंदर दिखेगा या फिर जो अच्छा बिहेवियर या प्ले दिखाएगा, वो मालिक उसको खरीद के अपने घर ले जाएगा। यानी कि ये लोग घर जाने के लिए क्या होगा, ये लोग को अच्छे घर में रहने के लिए इन लोगों के बीच बहुत कंपटीशन हो रहा है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। यानी कि इस इडियम को याद रखने के लिए, नहीं तो आप एसएससी वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि आप लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो फिर हम लोग
नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ऑल एगोग। क्या है, ऑल एगोग, दैट मीन्स एक्सेप्टेंट यानी कि एक्सपेक्टेंट, यानी कि आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर आप हाईली एक्साइटेड हो। क्या हो, हाईली एक्साइटेड हो, यानी कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, यानी कि इसलिए आप क्या करो, बहुत सारे एक्साइटेड हो, यानी कि क्या है, आप बहुत उत्साहित हो। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये उसके बॉयफ्रेंड है, या फिर आप लोग उसे हस्बैंड मान सकते हैं, ये अपने गर्लफ्रेंड या फिर क्या हो सकते हैं, उनके वाइफ को कुछ गिफ्ट दे रही है उनके एनिवर्सरी पे, आप ऐसा कुछ भी ओकेजन मान सकते हो। आप लोग देख लीजिए इनके मुंह पे या फिर इनके फेस पे कितना एक्साइटमेंट है, या फिर हाईली एक्साइटेड है, ये हाईली एक्साइटेड है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये ऑल एगोग है, या फिर बहुत उत्साहित है इस सरप्राइज में क्या उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, इन हार्नेस। क्या है, इन हार्नेस, यानी कि इन ऑफिस, यानी कि कार्यालय में, यानी कि आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग इससे रिलेटेड और एक इडियम आपको देखने मिलेगा, डाई इन हार्नेस, यानी कि ऑफिस में काम करते हुए आपको अगर कोई आदमी मर जाता है, हम लोग डाई इन हार्नेस का इडियम का यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ डाई नहीं लिखा गया है, यानी कि इन हार्नेस लिखा गया है, यानी कि हम लोग क्या मान सकते हैं, यानी कि वो आदमी ऑफिस में है या फिर कार्यालय में है। जैसे कि देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठ के अपने काम कर रहा है, तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ही इज इन हार्नेस, यानी कि ये अपने ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका होगा, और ये डाई इन हार्नेस वाला आपको आगे के सेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, फुल ऑफ विंस। क्या है, फुल ऑफ विंस, यानी कि एनर्जेटिक या फिर शक्तिशाली या फिर ऊर्जा वाला, यानी कि आपके अंदर बहुत सारा ऊर्जा है या फिर आप बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, हम लोग उस जगह पे यूज करेंगे फुल ऑफ विंस का। यानी कि आप लोग देख लीजिए, फुल ऑफ विंस क्या है, ये जो लड़की यहाँ पे जो खेल रही है या फिर जो स्विंग कर रही है, ये क्या कर रही है, ये बहुत फुल ऑफ विंस है, यानी कि एनर्जेटिक है बहुत, इसलिए बहुत खुश दिख रही है या फिर एनर्जी इसमें दिख रहा है। साथ ही साथ ये क्या करे, ये अपने जो गेम खेल रहा है या फिर जो झूला झूल रही है उसको एंजॉय कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी पता चल चुका। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा, नहीं तो और एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, दैट मीन्स लाइवली होता है या फिर शक्तिशाली होता है या फिर ऊर्जा भरा होता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की जो झूला झूल रही है या फिर स्विंग झूल रही है, ये इसको एंजॉय कर रही है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, 8, 6 एंड 7। क्या है, 8, 6 एंड 7 इन, यानी कि इन डिसऑर्डर होगा या फिर कंफ्यूज होगा। एक्चुअली जो एसएससी में पूछा गया था उसका ऑप्शन कंफ्यूज दिया गया था, मगर इसका रियल आंसर क्या है, इन डिसऑर्डर। आपको अगर दोनों ये जो दोनों ऑप्शन है आपको एक ही साथ नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग अगर ये ऑप्शन होगा इसे प्रीफर कीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो आपको ये प्रीफर करना पड़ेगा। ये कभी कभी डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन देता है। ठीक है, यानी कि 8, 6 एंड 7 का मतलब यानी कि इन डिसऑर्डर, यानी कि अव्यवस्था में जो जिस जगह पे रहना चाहिए था अगर वो उस जगह पे नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वो डिसऑर्डर होगा। यानी कि ऑर्डर पे होगा तो ऑर्डर जैसे कि जिस चीज़ को जहाँ पे रहना चाहिए उस जगह पे रहेगा, नहीं तो डिसऑर्डर होगा। मतलब क्या आप लोग को पता चल चुका होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 8, 6 एंड 7 मतलब ये जो आदमी या फिर जो स्टूडेंट्स बैठा है, इसका जो बुक्स वगैरह यहाँ पे इसके बेड पे ऐसा तितर बितर होकर पड़ा है, दैट मीन्स क्या है, इन डिसऑर्डर है या फिर 8, 6 एंड 7 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू प्ले ए सेकेंड फिडल, यानी कि टू प्ले ए सपोर्टिव रोल या फिर सबऑर्डिनेट रोल भी हम लोग मान सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जैसे कि हम लोग हिंदी मूवीज़ देखते हैं, एक लीड एक्टर होता है, उसके साथ जो उसका भाई वगैरह होता है या फिर दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते हैं या फिर वो लोग क्या करते हैं, प्ले एज ए सेकेंड फिडल, यानी कि वो सबऑर्डिनेट होते हैं या फिर सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी कि सहायक भूमिका निभाने के लिए। यानी कि वो जो सहायक भूमिका निभाता है हम लोग उसी जगह पे यूज करते हैं टू प्ले ए सेकेंड फिडल। जैसे कि देख लीजिए, ये जो वायोलिन बजा रहा है ये क्या है, ये लीड है, ये इसके पीछे बजा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा आई होप। हम लोग तो फिर नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉ। क्या है, टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉग, यानी कि प्लॉग चलाना। ठीक है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। टू टेक अप ए डिफिकल्ट, यानी कि ये जो प्लॉग चलाना या फिर
कृषि करना बहुत आसान काम नहीं है, जो लोग करते हैं या फिर जो किसान लोग करते हैं बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है, इसीलिए ये इडियम वहीं से कनेक्ट हुआ है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक किसान है, यहाँ पर किसान है या नॉर्मल आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क अपने हाथ पे ले लिया है। एक नॉर्मल इंसान, हम जैसे इंसान अगर प्लॉगिंग जगह करेगा ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसान लोग, इन लोगों का रोज़ का काम है, ये लोग उसमें एफिशिएंट है या फिर उनके माहिरी है, इसलिए वो लोग अच्छे से ये काम को प्रतिपादित कर पाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग के लिए ये क्या हो जाएगा, टू पुट वंस हैंड टू द प्लॉग, तो फिर यानी कि टू टेक अप ए डिफिकल्ट टास्क। अगर हम लोग ये काम करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा या फिर किसी कठिन कार्य को अंजाम देने जैसा हम लोग को फील होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देखें। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। क्या है, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि आप किसी के फेस के आगे अपना फेस दिखा रहे हो या फिर आप क्या करो, उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो। क्या है, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी कि अपने डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे स्ट्रांगली आप उसे अपोज कर रहे हो। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ आप विरोध कर रहे हो। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये ताइवान के चाइनीज ऑफ ताइवान, यानी कि जो ताइवानीज पीपल क्या कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली डिटरमाइन होकर अपोज कर रहे हैं कि चाइनीज लोगों को ताइवान से हटाया जाए। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि चाइनीज लोगों को ताइवान से हटाया जाए, इसलिए ये क्या अपने गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली डिटरमाइन होकर अपोज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं, यानी कि टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि आप किसी के फेस किसी के अगेंस्ट दिखा रहे हो या फिर स्ट्रांगली डिटरमाइन होकर उसको अपोज कर रहे हो, हम लोग क्लियरली मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्टील समवन्स थंडर। क्या है, आप किसी के थंडर को चुरा लेते हो, ऐसा नहीं है, आप लोग को अच्छे से देखने को मिलेगा। क्या है, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, यानी कि ये चीज़ क्या है, स्टील समवन्स थंडर, यानी कि कोई और कुछ काम किया है। सपोज मान लीजिए मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ या फिर जो वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, अगर इसे कोई डाउनलोड करके अपने चैनल में डाल दे, वो क्या हो जाएगा, स्टील समवन्स थंडर हो जाएगा, यानी कि वो मेरा थंडर चुरा के ले जा रहा है। यानी कि वो मेरे काम के जो मैं परिश्रम करता हूँ, आप लोगों के जो लेक्चर्स बनाता हूँ, वो क्या करेगा, अगर इसे ले जाएगा तो वो क्या करेगा, मेरा क्रेडिट जो मैं किया हूँ वो अपने आप में ले जाएगा, मेरा क्रेडिट वो ले जाएगा। हम लोग ऐसा मान सकते हैं, यानी कि किसी और ने जो किया है उसका श्रेय लेना, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ अगर इसको कोई लेके अपलोड कर रहा है तो वो मेरा श्रेय ले जा रहा है, हम लोग मान सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये आदमी कुछ अच्छा काम किया है, इसका काम ये आदमी लेके चला जा रहा है, यानी कि ये जो काम किया है ये आदमी इसका स्टील समवन्स थंडर, यानी कि इसका थंडर लेके जा रहा है, या फिर ये जो अच्छा काम किया है इसका श्रेय ये आदमी आगे जाके अपने बॉस को या कंपनी में दिखाया कि मैं ये सब काम किया हूँ, मगर एक्चुअली ये आदमी ये सब किया था। हम लोग ऐसे याद करके इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू ईट वंस ओन वर्ड्स, यानी कि अपने वर्ड्स को अपने खा जाना, अपने वर्ड्स को अपने खा जाना, यानी कि टू बी फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यानी कि आप किसी को ऊपर गुस्सा होकर कुछ बोल रहे हो, आपको बाद में क्या पश्चाताप हो रहा है, या आप सोच रहे हो मैं जो ये बोल रहा हूँ ये गलत चीज़ बोल रहे हो, आप अपने बात को वापस लेते हो या फिर सॉरी बोलते हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जो आप लोगों को ये गलत बात बताया हूँ मुझे माफ़ी चाहिए, या फिर आप अपने बात को क्या करो फिर से खा रहे हो, यानी कि क्या करो अपने बात से मुखर रहे हो या फिर रिट्रैक्ट, यानी कि पीछे घट रहे हो, पीछे आ रहे हो, यानी कि अपने जो वाक्य है बयान से वापस लेने के लिए मजबूर होना है। आप जो गलत बात बोलो आप अपने बात से पीछे हट रहे हो या फिर गलती मान रहे हो। जैसे कि देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ये जो इन दोनों को मेल है, इन दोनों ये आदमी या फिर ये बच्चा ये इसको दोस्त को पहले कुछ गलत सलत बोल दिया था, अब क्या बोल रहा, उस टाइम क्या बोल रहा था, मैं कतई सॉरी नहीं मानूंगा, यानी नॉट रियली, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। बाद में अगर इसको जब पश्चाताप हुआ या रिपेंट किया, ये आके क्या बोल रहा है, अभी उसको दोस्त को बोल रहा है आई एम सॉरी बोल रहा है, यानी कि अभी ये क्या करे अपने बात को ये अपने मुंह से खा रहा है, या फिर टू ईट वंस वर्ड्स हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोग को अच्छे से पता चल चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बिटवीन द
हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, यानी कि डिलेमा का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन, यानी कि आप दोनों चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे हो, आप इसके साथ जाओगे या फिर इसके साथ जाओगे। जब ये सिचुएशन आता है ये ईडियम वहीं पे यूज़ होता है, यानी कि बिटवीन हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, दैट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर चॉइस, यानी कि आप दोनों डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो या फिर आप दो चॉइस में क्या कर रहे हो, आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, आपको बैंकिंग देना है या IBPS देना है या फिर आपको SSC देना है। ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। मेरा मानना ये है कि आप लोग एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इससे आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलने की चांसेस है, मगर इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC देने से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होकर बैठा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो एंट्री लिखा गया है, ये ऐसे यहाँ इसके अंदर नहीं जा सकता, यहाँ पे नो एग्जिट लिखा गया है, यानी कि ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। इसको कन्फ्यूजन है, इसके अंदर घुसे या फिर इसके अंदर घुसे। ये जो सिचुएशन में खड़ा है हम लोग इसको बोलेंगे बिटवीन हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, यानी कि ये डिलेमा में है या फिर मतलब क्या, ये पजल या परप्लेक्स है, यानी कि ये कुछ सोच नहीं पा रहा है किस जगह पे, या फिर डिसाइड नहीं कर पाया किस दरवाजे से घुसे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। क्या है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यानी कि डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, यानी कि आप जो या फिर आप जो करते हो या फिर रेगुलरली जो आदमी लोग, जो नॉर्मल लोग जो करते हो, आप अगर उसके अगेंस्ट जाते हो, आप लोग को इस इडियम का यूज़ वहीं यूज़ होगा। यानी कि गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यानी कि जो लोग सब कुछ काम करे आप उसके ऑपोजिट काम करो, यानी कि चीज़ों को अलग तरीके से करे जा रहे हो। आप आमतौर पे जो करते हो, आप आमतौर पे जो चीज़ों को जैसे करते हो आप उसके ऑपोजिट आज कर रहे हो। जैसे कि देख लीजिए, ये सब आदमी क्या करे, नीचे स्टेयर्स के नीचे सब आ रहे हैं, मगर ये आदमी क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है, गोइंग अगेंस्ट। तो ये जो रेड वाला जो पिक्चर है ये क्या कर रहा है, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यानी कि सब लोग क्या करे, नीचे उतर रहे, ये ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, पुल ए रैबिट आउट ऑफ ए हैट। आप एक हैट से रैबिट निकालते हो, यानी कि टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ अप्रत्याशित करने के लिए या फिर करना। हम लोग देख सकते हैं, आप लोग को ये पॉसिबल लगता है कि आप लोग एक हैट से एक रैबिट निकाल सकते हो। ये कौन कर सकते हैं, ये जादूगर आदमी या फिर जो कंजूरर वगैरह होता है वो लोग कर सकते, ये उन्हीं लोगों से पॉसिबल है, यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ करते हैं। ये जो जादूगर लोग या फिर कंजूरर लोग जो करते हैं ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ करते हैं, यानी कि जो पुल ए रैबिट आउट ऑफ हैट, यानी कि टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो क्या, ये पॉसिबल नहीं है कि एक हैट से आप रैबिट निकालोगे, तो इम्पॉसिबल टास्क है। जो इम्पॉसिबल टास्क जो करता है या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है, उसी जगह पे ये पुल ए रैबिट आउट ऑफ ए हैट का यूज़, इडियम का यूज़ होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आई होप आप लोग को इसे क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, होल बैग ऑफ ट्रिक्स। क्या है, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मेक यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, यानी कि आपके पास जो साधन है या फिर जो इक्विपमेंट्स है या फिर पॉसिबिलिटीज़ है, आप या फिर टेक्निक्स है, आप सभी चीज़ को यूज करके अपने जो अचीव करना चाहते हो आप पुट ऑन कर देते हो, यानी कि आप क्या करते हो, पुट करते हो। आपके पास जो साधन है या फिर टेक्निक्स है या फिर पॉसिबिलिटीज़ है, आप सब लगा देते हो। होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब क्या, आपके बैग में जितना भी ट्रिक्स है आप यूज़ कर देते हो आपको जो गोल को अचीव करने के लिए, उसी जगह पे यूज होगा होल बैग ऑफ ट्रिक्स, यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए सभी संभावनाओं या फिर तकनीक का उपयोग करने को हम लोग बोल सकते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। जैसे देख लीजिए, ये आदमी क्या करे, अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, ये अपने साइड से ये अपने ग्राफ्स को देख रहा है, अपने सेल्स को मॉनिटर कर रहा है, अपने मतलब ये जो मतलब ये एम्प्लॉय को बैठा है क्लाइंट को कॉल करने के लिए, ये हर कोई टेक्निक्स को या फिर पॉसिबिलिटी को यूज कर रहा है, जैसे कि इसका स्टार्टअप जैसे अच्छा हो सके, ठीक है। तो फिर हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से या इस स्टोरी से हम लोग इसे कनेक्ट करके होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मीनिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्या है, एक स्टोरी अगर लॉन्ग होगा, अगर आप उसे शॉर्ट करते हो वो इतना इम्पैक्टिव नहीं रहेगा। देख लीजिए क्या है, टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या, छोटा करके दिखाना। प्रिसाइज क्या होता है, छोटा करके दिखाना या फिर अवॉइड गिविंग डिटेल्स। अगर आप 200 पेज का एक स्टोरी है, अगर आप उसको 10 पेज में दिखाते हो तो आपको क्या करो, आप समरी ही लिख पाओगे, आप पूरा तो डिटेल्स नहीं दे पाओगे ना, तो इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, आप उसका समरी ही लिख पाओगे। तो हम लोग इसी से एग्जांपल देख लेते हैं, सटीक होने और विवरणी देने से बचना। आप प्रिसाइज देते हो, आप समरी देते हो, मगर आप
कंप्लीट डिटेल्स नहीं देते हो। कैसे दे सकते हो? 200 पेज का अगर एक स्टोरी है, अगर आप 20 पेज पे दिखाते हो, वो तो पूरा डिटेल्स नहीं दिया पाएगा, मतलब नहीं मिल पाएगा ना। अगर आपको पूरा देखना है तो आपको 200 पेज पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, ये जो मोहतरमा है, ये क्या करे, ये लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में दिखा रहा है। ये कितना पेजेस क्या, कितना लंबा पेज लिखा गया, ये इसे शॉर्ट में दिखा रहा है। ये क्या करे, यानी कि ये क्या करे, टू बी प्रिसाइज या फिर कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन मतलब वेरी वर्दी। वेरी वर्दी मतलब यानी कि बहुत योग्य व्यक्ति या फिर अच्छे व्यक्ति या फिर गुड पर्सन, बहुत योग्य या फिर अच्छे व्यक्ति। वर्दी मतलब क्या है? वो जो इम्पैक्टफुल होगा, जिसका वैल्यू होगा। वर्दी मतलब क्या है? वैल्यूएबल, जो बहुत वैल्यूएबल होगा, यानी कि बहुत वर्दी होगा या फिर गुड पर्सन होगा। सॉल्ट ऑफ द अर्थ जैसे कि मान सकते हैं, ये जो लड़की है हम लोग इसे बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये क्या करे, ये ओल्ड वोमेन है, इसको क्या करे, ये रास्ता उसको पार करवा रहे या फिर रोड क्रॉस करवा रहे, यानी कि ये जो हेल्प कर रही है, इस तरह लड़की को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों को हेल्प कर रही है। यानी कि अगर आप एक अल्ट्रुइस्ट हो, आप सॉल्ट ऑफ द अर्थ आपको बोला जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? पाउंड द पेमेंट। ये आपको देखने को नहीं मिला है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली आगे देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। ठीक है, पाउंड द पेमेंट मीन्स यानी कि हंट फॉर ए जॉब या फिर वंडर फॉर ए जॉब ऑन द स्ट्रीट्स, यानी कि आपको नौकरी कुछ नहीं मिल रहा है, आप दर बदर घूम के या फिर स्ट्रीट्स में घूम के आपके लिए नौकरी या फिर काम मांग रहे हो या फिर पाउंड द पेमेंट कर रहे हो, यानी कि सड़कों पर नौकरी के लिए भटकना। आप सड़कों पर भटक रहे हो, किसके लिए? नौकरी के लिए। जैसे कि देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये न्यू ग्रेड लिखा है, यानी कि ये न्यूली ग्रेजुएट हुआ है, मगर इसके पास कोई जॉब नहीं है या फिर कोई काम नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये नीड ए जॉब लेके पोस्टर लेके खड़ा है, शायद कोई इसे हायर कर ले, इसीलिए ये क्या करे, रास्ते में आके घूम घूम के बोल रहा है मुझे एक नौकरी चाहिए, मेरे पास डिग्री है, मुझे प्लीज़ हायर कर लो। ठीक है, ये पाउंड द पेमेंट इसे बोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली कुछ लिंक नहीं मिल रहा है आप लोगों को, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। जो 10 क्वेश्चन मेंस में गिरता है आसान गिरता है, ये जो 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट गिरता है, ये इस जैसा क्वेश्चन है। आप लोग को डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको दिमाग खटाना पड़ेगा, या अगर आप लोग इसे आगे पढ़ चुके होगे तो आपको एग्जाम में आएगा, नहीं तो आपको फंसने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? टू स्टिक टू वंस गॉन्स। क्या है? टू स्टिक टू वंस गॉन्स, यानी कि टू बी फेथफुल टू वन सेल्फ, यानी कि आप जो माइंड सेट करते हो, आप अपने से फेथफुल रहे हो। आप बोले वो मुझे एसएससी करना है तो करना है, यानी कि आप 2 साल देने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे आईबीपीएस देना है। आप जिसमें घुसे हो आप अपने स्टैंड पे रहोगे, आप जो डिसीजन लिए हो उस पर स्टैंड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? टू स्टिक टू वंस गॉन्स, यानी कि अपने जो सेल्फ के प्रति वफादार होना, यानी कि टू स्टिक टू योर गन्स। मतलब ये जो एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आप याद रख सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं? माई फादर वांट्स मी टू स्टडी अकाउंटिंग, यानी कि ये बच्चे के ये फादर क्या बोल रहे हैं, उसको अकाउंटिंग पढ़ना है, बट आई एम स्टिकिंग टू माई गॉन्स एंड बिकमिंग एन एक्टर। ये बच्चा क्या चाहता है? ये एक्टर बनना चाहता है, इसका पापा इसको बोल रहे हैं तुम एक अकाउंटेंट बनो। ये मगर ये क्या करे, ये अपने डिसीजन पे खड़ा है, ये बोल रहा है मैं तो एक्टर बन के ही रहूँगा, मुझे अकाउंटेंट नहीं बनना है। तो ये क्या करे? अपने गन्स को स्टिक करे, यानी कि अपने स्टिक टू गन्स हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि टू बी फेथफुल एंड सेल्फ अपनी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये अपने डिसीजन लिया है उस पर स्टैंड रख किया है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? मैं इसका पिक्चर नहीं लगाया हूँ, ये बहुत आसान था इसलिए मैं इसका पिक्चर नहीं लगाया हूँ। होल 9 ईयर्स, यानी कि एवरीथिंग, यानी होल 9 ईयर्स मतलब पूरा 9 ईयर्स, यानी कि पूरा हो गया आपका, मतलब सब कुछ, यानी कि और कुछ बाकी नहीं रहा। इसका कोई पिक्चर मुझे रिलेवेंट नहीं मिला और मुझे भी नहीं लगा, इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसका कोई पिक्चर लगाना चाहिए। आप ऐसा याद भी रख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 1-2 बार अगर रिवाइज करोगे आपको अच्छे से याद आ जाएगा। यानी कि होल 9 ईयर्स मतलब एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? टू कैच ए टार्टर। टार्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं? हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। टार्टर का मतलब एक ट्रबलसम पर्सन होता है, यानी कि वो अच्छा आदमी नहीं होता, या कि ये ट्रबलसम या फिर एक नोबल माइंडेड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू कैच ए टार्टर, यानी कि टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। यानी कि आप क्या करो, आप अगर फाइटिंग कर रहे हो, सपोज मान लीजिए ये 60 kg का
फाइटर है, ये 70 kg का फाइटर है। इसका मतलब इसका जो बल होगा या फिर इसका एनर्जी होगा बहुत इससे भारी होगा। यानी कि अगर आप जो फाइटिंग होता है हमारा जो फाइटिंग वगैरह होता है, बॉक्सिंग वगैरह होता है, वो अपने वेट कैटेगरी में फाइटिंग होता है। अगर आप लोग 40 kg वेट केजी का फाइटर को आप लोग अगर 70 kg पे लड़ा मतलब फाइट कर पाओगे तो वो तो मैच इक्वल मैच नहीं होगा ना। तो कैच ए टाटर का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। यानी कि ये जो 40 kg या फिर 60 kg का आदमी जो 70 kg आदमी से जो फाइट करता है ये उसका मैच का नहीं है। ये जो मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, ये ट्रबलसम पर्सन हो गया, यानी कि ये टाटर हो गया। ये एक टाटर के साथ फाइट कर रहा है, यानी कि ये ट्रबलसम व्यक्ति के साथ फाइट करने को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने लेवल से अपर लेवल के साथ जो फाइट करने को या फिर अपने लेवल आप उसको हरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपसे बहुत एनर्जी उसके पास होगा, उसके पास बहुत पावर होगा, तो आप कैसे हराओगे। अब वो जो फाइट होता है हम लोग उस जगह पे यूज कर सकेंगे टू कैच ए टाटर, यानी कि टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। यानी कि आप इस पर्सन से डील करो जो आपसे बहुत बलवान है, या फिर एक व्यक्ति से निपटना के लिए जो एक से अधिक मैच है, यानी कि वो आपसे अधिक पावरफुल है, आप उससे फाइट कर रहे हो, तो हम लोग उसी जगह पे ये इडियम के यूज करेंगे टू कैच ए टाटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, हैव ए बोन टू पिक। क्या है, हैव ए बोन टू पिक, यानी कि वांट टू टॉक टू समवन अबाउट समथिंग अनोइंग दे हैव डन। यानी कि आप एक आदमी से डिस्कस करना चाहते हो, किस चीज़ का डिस्कस करना चाहते हो, जो एक अनोइंग या फिर गलत चीज़ किया है आप उसके बारे में उससे डिस्कस करना चाह रहे हो, यानी कि उसका बोन को पिक करना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि किसी से कुछ बात करना चाहते हो या फिर उन्होंने जो किया, उन्होंने जो गलती किया आप उसके बारे में उससे डिस्कस करना चाहते हो। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये आदमी क्या बोल रहा है, हैव ए बोन टू पिक अप समबडी, हैव एन इशू टू डिस्कस। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे साथ एक इशू डिस्कस करना है, आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द इशू। मैं एक इशू के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, यानी कि क्या करना चाहता हूँ, ये उसका बोन पिक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो आदमी जो गलत सलत बोला है या फिर गलत काम किया है, ये उसके साथ वो चीज़ डिस्कस करना चाहता है। उसी जगह पे हम लोग इस इडियम का यूज कर सकते हैं, हाँ बे बोन टू पिक, यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, पर्सन ए और पर्सन बी, पर्सन ए क्या चाहता है, पर्सन बी से डिस्कस करना चाहता है, उसने पर्सन बी जो गलती या फिर जो गलत काम या फिर जो कुछ अनोइंग काम किया है उससे डिस्कस करने के लिए चाहता है। हम लोग उस जगह पे हैव ए बोन टू पिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ब्राउन स्टडी। क्या है, ब्राउन स्टडी, रेवराई या डे ड्रीम होता है, यानी कि जो दीवा सपने देखते हैं, दीवा सपने देखते हैं, यानी कि कुछ काम ना करते हुए सिर्फ सपना देखते हैं, हमें ये करना है वो करना है, हम इतने अमीर बन जाएंगे या फिर हम ऐसा बन जाएगा, मगर उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करते, प्लानिंग करते रहते हैं और सोचते रहते हैं मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊँगा या फिर ऐसा बन जाऊँगा वैसा बन जाऊँगा, मगर क्या करते हैं वो उसको मतलब उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम लोग उसी चीज़ को वो जो डे ड्रीम देखते हैं हम लोग उसी चीज़ को बोलेंगे ब्राउन स्टडी या फिर दिन में सपना देखना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्राउन स्टडी कर रहा है, ये पढ़ाई के जो स्लेट पकड़ के रखा है वहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, ये सोच रहा है अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, ये खेलने की सोच रहा है, मेरे से अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी सोच सकता है। जो दिन में जो सपना देखते हैं या फिर एवर ही बोल सकते हैं, हम लोग उसी चीज़ को बोलेंगे ब्राउन स्टडी या फिर दिन में सपना देखना बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, मेक माउथ वाटरी। क्या है, मेक माउथ वाटरी या फिर स्टिमुलेट एपेटाइट बोल सकते हैं, यानी कि आपके मुंह में पानी आ जाना। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि एक अच्छा खाना देखने से हम लोग का क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि भूख को उत्तेजित करना, आप ऐसा फूड देख के आपको मुंह में पानी आ जाता है या फिर आपका एपेटाइट स्टिमुलेट होता है या फिर इंक्रीज होता है। जैसे देख लीजिए आज के टाइम पे जो बच्चे क्या होते हैं, ये बर्गर वगैरह देखते हैं, ये जो फ्राइंग्स वगैरह देखते हैं, यह क्या होता है उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल इतना इम्पैक्ट गिरता है या फिर वो जो इतना ये होता है, ये जो घ्राण शक्ति होता है या फिर वो क्या करते हैं नोज से उसको सूंघते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके मुंह में वाटर जैसे आ जाता है या फिर वो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। ये जो बच्चे खा के क्या करते हैं, ये फैट बॉडी गेन करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। आप सब ये जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये जो चाइनीज़ फूड वगैरह होते हैं, जो जंक फूड वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है आपके माउथ को वाटरी बना देते हैं, यानी कि आपका एपेटाइट को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट इडियम देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट इडियम क्या है, 8C। क्या है, परप्लेक्स्ड या फिर आप लोग पजल्ड भी लिख सकते हो। क्या पे
पजल्ड भी लिख सकते हो। परप्लेक्स का मतलब क्या है, आप परप्लेक्स हो रहे हो, पजल हो रहे हो, या फिर अनएबल टू डिसाइड भी बोल सकते हैं। अनएबल टू डिसाइड यानी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो क्या करना होगा, या फिर आप हैरान हो आप क्या करोगे, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे। देख लीजिए, जब बच्चे क्या करते हैं 12th पास होते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारे करियर्स होता है। बच्चा क्या करता है, वो तो 17-18 साल का एक बच्चा होगा, वो डिसाइड नहीं कर पाता है, वो पेरेंटल प्रेशर में आके जो कुछ कोर्स ले लेता है। बाद में जाके क्या होता है, कुछ बच्चे उसमें अच्छे कर लेते हैं, कुछ बच्चे खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका डिसीजन नहीं होता है, वो सिर्फ पेरेंटल या फिर पीयर प्रेशर के वजह से वो लोग उस कोर्स में ज्वाइन किए थे। जैसे कि देख लीजिए 12 पास के, अगर आप जब 12 पास होते हो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, इंजीनियरिंग का ऑप्शन रहता है, कॉमर्स का ऑप्शन रहता है, मेडिकल, आर्ट्स वगैरह, ये सब ऑप्शन रहता है। ये क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वो अनएबल टू डिसाइड होता है, वो अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता है उसे क्या करना होगा, इसलिए उस जगह पे क्या होता है, वो 8C होता है, या फिर परप्लेक्स, पजल या अनएबल टू डिसाइड होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा, और आप लोग को आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं अपने बहुत एफर्ट देके ये सेशन लेता हूँ, और जो कंटेंट वगैरह बनाता हूँ मैं, बहुत टाइम लगता है आप लोगों के लिए कोर्सेस वगैरह लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस सिचुएशन को गो थ्रू हुआ हूँ। कोई टीचर हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग को कोई गाइड करने के लिए नहीं था, हम लोग खुद से पढ़ के ये सब जो भी कुछ हुए हैं, आज जो भी कुछ है, जो भी छोटे पद पे या फिर जो भी है, हम लोग खुद से पढ़ के बने। हमारे पास कोई टीचर्स वगैरह इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं अपने जो एस्पिरेंट्स है या फिर जो फ्रेंड्स लोग हैं, मैं उन लोगों के ये प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, ताकि वो लोग हम जैसे जो परेशानी में गुजरे हैं वो लोग उस फेज पे ना जाए, उन लोगों को सब कुछ बना बनाए मिल जाए, मगर पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। मैं आपको चौड़े के साथ खुल के बताता था। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइए आज का सेशन आप लोग कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं जब नया वीडियोस डालूंगा तो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।